हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस जारी रखे हुए होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा जोर दिलाती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अपनी कक्षा 5 का जो भाग फर्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की किताब, उसको। तो चलिए, अपने चैप्टर बचे हुए हैं, चलिए फटाफट अपने ये चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लेते हैं अपने पर्यावरण अध्ययन के। तो चलिए देखिए, अपना पाठ 9 है कहाँ कहाँ से पानी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको जनरल सी बातें बताई गई है कि कहाँ कहाँ से अपने पानी आता है। नल से आता है, टंकी से आता है, हैंडपंप से आता है, ट्यूबवेल से आता है। ये सब तो जनरल सी बातें हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पारंपरिक जो विधियाँ हैं, जो अपने पुराने टाइम पर कैसे पानी को रखते थे, नए टाइम पर कैसे रखते हैं, ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जल संग्रहण के बारे में ही आपको बताया गया है कहाँ कहाँ से पानी अपने आता है। तो इसमें तालाबों से भी आता है, नलों से भी आता है, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो इंपॉर्टेंट शुरू होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको जनरल सी बातें बताई गई हैं कि जल को शुद्ध करके पीना चाहिए, उबाल कर पीना चाहिए, या फिर उसको फिल्टर करके पीना चाहिए। ये सारी आपको शुद्धिकरण की बताया गया है किस तरीके से पीना चाहिए। आपका जो इंपॉर्टेंट शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है फ्रेंड्स। जो कलात्मक जल के स्रोत है ना, उनसे यहाँ से आपके क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने राजस्थान की जो प्राचीन समय में जो जल के संरक्षण के लिए क्या क्या किया गया था, कौन कौन सी चीज़ें की गई थी उनके संरक्षण के लिए, वो बताई गई हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अपन यहाँ से ही शुरू करेंगे अपना चैप्टर। देखिए, जो अपना राजस्थान है उसमें लंबे समय से कुएं बावड़ियां राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के स्रोत रहे हैं। विशेषकर बावड़ी में पानी तक पहुंचने के लिए चारों तरफ आकर्षक सीढ़ियां बनाई जाती हैं। जो बावड़ी होती है उसमें पानी तक पहुंचने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां बनाई जाती हैं। बावड़ियां जल स्रोत के साथ साथ लोगों की धार्मिक और सामाजिक जरूरत को पूरा करती है तथा प्राचीन कला को भी प्रदर्शित करती है। रामदेवरा की पर्चा बावड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप गौर कीजिएगा कि रामदेवरा में कौन सी बावड़ी है, तो रामदेवरा में पर्चा बावड़ी है। जालोर की खिन्नी बावड़ी, जालोर में कौन सी बावड़ी है, खिन्नी बावड़ी है। आभानेरी में कौन सी बावड़ी है, वो है चांद बावड़ी, काफी फेमस है आभानेरी की चांद बावड़ी। फिर ओंचिया में कौन सी है, भीनमाल में कौन सी है, बूंदी में कौन सी है, खेतड़ी में कौन सी है, आमेर में कौन सी है, निमराना में कौन सी है, आदि सभी जगहों की जो बावड़ियां हैं उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि अपने यहाँ पर पूछी गई हैं। तो इनको तो एकदम रट ही लो कि रामदेवरा में कौन सी है, पर्चा बावड़ी है। जालोर में कौन सी है, खिन्नी बावड़ी है। आभानेरी में कौन सी है, चांद बावड़ी है। ओके, बाकी ये सारी बावड़ियां बहुत पुरानी हैं, इनमें रख रखाव के अभाव के कारण कई तो खराब हो गई हैं, तो इनके संरक्षण के प्रति जागरूक रहना चाहिए, ये बताया गया है। रामदेवरा में आने वाले तीर्थयात्री पर्चा बावड़ी के पानी को पवित्र जल के रूप में मानते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी, देखिए अपने प्यारे झुंझुनू की बात की गई है कि झुंझुनू की कौन सी बावड़ी, झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी प्राचीन, सुंदर और कलात्मक बावड़ी है। यह 150 फीट गहरी है। इसमें झरोखे व बरामदे भी बने हुए हैं। जिस फ्रेंड ने देखी है वो तो अच्छी बात है, उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि मैंने भी अभी तक देखी नहीं है, फिर भी कभी मौका पड़ा तो जरूर देख कर आएंगे। अगर अपने यहाँ पर झुंझुनू में इतनी अच्छी बावड़ी कोई बनी हुई है तो कौन सी है अपनी झुंझुनू की बावड़ी, मेड़तनी बावड़ी जो है वो अपने झुंझुनू की बनी हुई बावड़ी है, जिसमें 150 फीट गहराई है और इसमें झरोखे और बरामदे भी बने हुए हैं। आगे देखिए, ये बावड़ियों में सीढ़ी क्यों बनाई जाती है, ताकि आसानी से उसके जल तक पहुंचा जा सके। अपने आसपास की बावड़ियों के बारे में पता कीजिए, बावड़ियों में पानी गंदा ना, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों की एक्टिविटीज हैं। देखिए आगे है, बावड़ियों की तरह अनेक कुएं भी कलात्मक हैं। कुएं गोलाकार होते हैं, इनमें पक्की दीवारें बनी होती हैं। कुओं से पानी कई तरीके से निकालते हैं। इसके पास बने चौकोर चबूतरे पर कलात्मक छतरियां, खेड़ियां, कुंडियां भी बनाई जाती हैं। ये कुओं के पास बनाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर आपको तालाब का दृश्य दिखाया गया है। ये आपके काम का नहीं है, जो आपके इंपॉर्टेंट था बस इस चैप्टर में वो यही था कि इंपॉर्टेंट एक ये पैरा था, इसमें आपके 3-4 बावड़ियों के नाम दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बड़े बांध जो है अपने, उनके बारे में बताया गया है कि समय के साथ बढ़ती जनसंख्या के लिए पानी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु नदियों पर बड़े बांध बनाए जाने लगे हैं। जैसे बांसवाड़ा में माही नदी पर, कोटा में चंबल नदी पर। बांसवाड़ा में माही नदी पर पूछ लिया जाए कि बांसवाड़ा में कौन सी नदी पर बांध बनाया गया है, तो याद रहना चाहिए आपको कि माही नदी पर बनाया गया है। और कोटा में कौन सी नदी पर है, तो वो चंबल नदी पर है। ये दो आपको यहाँ पर बांध याद रखने होंगे, इंपॉर्टेंट है, दिए गए हैं, इसलिए आपको नजर में रखने होंगे कि बांसवाड़ा में माही नदी पर बांध है और कोटा में चंबल नदी पर बांध है। ये विद्युत उत्पादन के साथ सिंचाई और पेयजल के स्रोत के रूप में काम आते हैं। ये विद्युत का उत्पादन भी करते हैं, इसके साथ ही ये सिंचाई का भी काम करते हैं और पेयजल के भी काम में आते हैं ये बांध।
बांध से बिजली बनने का तरीका आप उच्च कक्षाओं में जानेंगे। ये बच्चों के लिए बताया गया है कि बांध से बिजली भी बनती है, इसके बारे में आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। दो तो यहाँ पर यह आउटकम निकल के आए हैं, बांसवाड़ा में माही नदी पर बांध है और कोटा में चंबल नदी पर बांध है। इसके अलावा ये बावड़ियों के बारे में जो 4-5 अपने को यहाँ बावड़ियाँ दी गई हैं, रामदेवरा की परचा बावड़ी, जालोर की खिन्नी बावड़ी, आभानेरी की चांद बावड़ी, इनको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपने झुंझुनू की मेड़कनी बावड़ी है, वो प्राचीन है, 150 फीट गहरी है, इसमें झरोखे और बरामदे भी हैं। ये अपने चैप्टर का पूरे का आउटकम निकल के आता है, बस इतना सा। इसमें अपन ने क्या सीखा है? इसमें अपन ने सीखा है कुएं बावड़ियाँ हमारे जल स्रोत हैं, हमें हमारे जलाशय व उसके आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। बांध सिंचाई विद्युत उत्पादन और जल स्रोत के रूप में ये काम आते हैं। ओके, क्या काम आते हैं? बांध काम आते हैं। जल ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो वो देखिए पहले बताया गया है कि नदी झरने जो भी हैं, बारिश होती है, इनसे बहता हुआ पानी, मतलब तालाब वगैरह से जो पानी है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। अब देखिए, अगर बरसात अच्छी हो जाए तो खेतों में फसल को पानी की कोई समस्या नहीं रहती, परंतु बरसात ना हो, कम हो या आवश्यकता अनुसार फसल को अलग से पानी देने की आवश्यकता होती है। इसे सिंचाई करना कहते हैं। जब अच्छी बरसात नहीं होती तो अपन सिंचाई करते हैं ना अपने खेतों में, तो देखिए वो सिंचाई कैसे कैसे किन किन माध्यमों से करते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पारंपरिक तरीके बताए गए हैं कि पहले कैसे करते थे, खेतों तक पानी कैसे पहुंचाते थे। ये आपको एक फोटो दिखाई गई है, खेतों तक पानी कैसे पहुंचाते हैं। तो देखिए इसमें आपको एक तो ये विद्युत मोटर से पानी पहुंचाते हुए दिखाया जा रहा है, एक आपको ये फव्वारे से स्प्रिंकल से आपको दिखाया जा रहा है कैसे पानी पहुंच रहा है फव्वारे से। देखिए इसमें पता करने के लिए तो बच्चों की चीज़ें हैं, आपके काम की नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए नीचे दिया गया कि हम जानते हैं कि भूमिगत जल जमीन में बहुत नीचे होता है और कुएं व बावड़ी भी गहरे होते हैं। पानी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है जिससे हम पानी खेतों तक पहुँचा सकें। अब देखिए ये उपकरण कौन से हैं। देखिए हर फसल के लिए पानी की अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि किसान को इसका ज्ञान है तो पानी का समुचित उपयोग किया जा सकता है। किसी फसल को ज़्यादा पानी देना पड़ता है और किसी फसल को कम। इस प्रकार पानी की अपव्यय रोका जा सकता है। चावल, गन्ना, धान की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जबकि मटर, चना, प्याज, ककड़ी की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि अधिक पानी वाली फसलें हैं कौन सी? चावल, गन्ना और धान। कम पानी वाली फसलें हैं मटर, चना, प्याज और ककड़ी। आगे चलिए कि रहट। रहट क्या होता है? ये अपने पारंपरिक तरीका है। जैसे यहाँ पर आपको पिक दे रखी है रहट की, क्या है? जो अपने कुएं की मुंडेर के ऊपर जो अपने चक्का जो पहिया बांधा रखता है उसमें कुछ बर्तन ऐसे लगा दिए जाते हैं, जो अपने जब घूमता है ना तब उसमें से क्या होता है, पानी निकल के आता है। ये खेतों में क्यारियाँ बना दी जाती हैं, वो पानी उन क्यारियों में गिरता रहता है और अपनी सिंचाई होती रहती है। पारंपरिक तरीका है रहट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि रहट किसको कहते हैं। तो रहट एक पहिए नुमा संरचना है जो उथले कुएं या बावड़ी पर लगी होती है। जो कुएं और बावड़ी उथले हुए होते हैं, मतलब कि जिनका पानी ज़्यादा गहराई में नहीं होता, ऊपर ही होता है, उनके ऊपर लगाई जाती है ये रहट। ये कैसी होती है? ये पहिए नुमा संरचना होती है। इसमें पानी के कई पात्र लगे होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें कई पात्र लग रहे हैं ना, पानी के कई सारे ड्रम से लग रहे हैं, तो ये लगे रहते हैं। जब ये कुएं में पानी के अंदर पहुंचते हैं तो पात्र पानी से भर जाते हैं। जब ये कुएं में अंदर पहुंचेंगे तो इनमें पानी आ जाएगा, पानी का भर के ये बाहर निकलेगा। ये पानी का बाहर निकलेगा, बाहर आकर पात्र जब पहिए पर घूमते हुए ऊपर से नीचे मुड़ते हैं, जब ऊपर से ये ऊपर मुड़ेंगे तब तक इनमें रहेगा। जब ये नीचे की तरफ आएंगे, नीचे आते ही जो इनका पानी होगा पात्र का, वो जो मंडीरी है इनकी, उस पर क्या है, बिखर जाता है। तो देखिए मुंडेर पर गिरता है, यहाँ से पानी नालियों में होकर खेत में जाता है। तो यहाँ पर नालियाँ बनाई जाती हैं, नालियों से ये क्या होता है, नालियों से होता हुआ ये पूरे खेत में फैल जाता है। आगे देखिए, इसे चलाने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता है। यदि बैलों के चलने के मध्य स्थान पर गन्ने की मशीन लगा दें तो गन्ने का रस तथा घानी लगाने पर तेल निकाला जा सकता है। एक ही बार में 3 काम एक साथ लिए जा सकते हैं। एक तो इससे पानी निकलेगा, जब बैल यहाँ से चलेंगी, ये गोल गोल घूमेंगी तो ऊपर से यहाँ से तो पानी निकलेगा इसका रहट से। है कि यहाँ पर जो अपने को ये गोल गोल दिख रहा है, यहाँ पर अगर गन्ने की मशीन लगा दी जाए तो बैल जब घूमेंगे तो उससे गन्ने का रस भी निकलेगा, और अगर यहाँ पर धानी लगा दी जाए तो यहाँ पर तेल भी निकल सकता है। तो अपन एक बार में 2-3 काम इस तरीके से ले सकते हैं रहट के साथ में। अब देखिए, इसे कहते हैं एक पंथ दो काज, मतलब पानी भी निकल रहा है, गन्ने का रस भी निकल रहा है, और चाहो तो इससे तेल भी निकाल सकते हो। तो एक पंथ दो काज, एक साथ 2 काम हो सकते हैं इससे। तो विद्युत मोटरों के उपयोग बढ़ने से बैलों का उपयोग कम हुआ है। आजकल अपने पता है इलेक्ट्रिसिटी का ज़माना है, तो आजकल क्या ये काम कौन करते हैं, आजकल ये काम मोटर कर लेती है, तो अब बैलों का इस्तेमाल कम हो रहा है इस वजह से।
तो वर्तमान में कुछ लोग बैलों द्वारा डायनमो चलाकर विद्युत उत्पादन पर छोटे छोटे प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन इन दिनों क्या है कि कुछ किसान जो है वो बैलों द्वारा डायनमो चलाते हैं, डायनमो जनरेटर जो होता है उसको चलाकर विद्युत उत्पादन के छोटे छोटे प्रयोग करने लगे हैं। इस क्षेत्र में अधिक शोध की आवश्यकता है। ओके, आपको जानकारी बस इस चीज की होनी चाहिए कि रहट क्या है। एक पारंपरिक तरीका है, पहिएनुमा संरचना है जिससे पानी निकाला जाता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा इसमें और क्या आउटकम निकल के आया कि जो अपने स्प्रिंकल हैं, फव्वारे हैं, विद्युत नलकूप हैं, मोटर हैं, इनसे क्या होता है कि पानी नीचे से ऊपर की ओर लाया जाता है। ओके, ये अब अपने लास्ट में है कि हमने क्या सीखा कि पानी ढलान की ओर बहता है, अलग अलग साधनों से भूमिगत पानी को सिंचाई के लिए निकाला जाता है। ओके, तो ये अपने 2 चैप्टर खत्म हो गए। लास्ट है अपना पाठ 11 जिसका नाम है जल में जीवन। जल में जीवन है तो जल में रहने वाले पशु पक्षी अपने को कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं। कौन से है? मछली है, मगरमच्छ है, कमल है, जल में खिलता है, अपने कछुआ है, जल में रहता है, जमीन पर भी रहता है, दोनों जगह रहते हैं मगरमच्छ कछुए। तो ये अपने को कुछ जल में जो जीव जंतु रहते हैं उनके बारे में बताया गया है। प्रत्येक पौधे की बनावट अलग होती है, उसके वातावरण का प्रभाव उस पर स्पष्ट दिखाई देता है। पौधे और जंतु अपने शारीरिक विशेषताओं के कारण ही विशेष प्रकार के वातावरण में रहने योग्य हो पाते हैं। जैसे भालू बर्फीले एवं पर्वतीय स्थानों पर पाया जाता है, उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं, उसे ठंड से बचाते हैं। इसी प्रकार पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की शारीरिक बनावट इस प्रकार होती है कि वे पानी में ही जीवित रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि पानी में ज़्यादा देर खेलने या काम करने पर हमारी उंगलियों में सलवटें पड़ जाती हैं, जबकि जलीय पौधों व जीवों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इसमें आपको बताया गया है कि जैसा उनका एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो होती है। जानवर होते हैं सबकी उनकी। देखिए, किसी वातावरण के अनुरूप वहाँ के पौधे और जंतुओं में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। जो उनकी ये विशेषताएं होती हैं उनको अपन अनुकूलन या अडेप्टेशन कहते हैं। अपने आसपास ऐसे स्थान जहाँ पानी एकत्र रहता है, आपने हरी काई को देखा होगा। पानी पर अपने बारिश में या कोई भी मतलब रुके हुए पानी पर आपने देखा होगा कि हरी हरी काई ऊपर तैरने लग जाती है। तो वो क्या है? वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, सूक्ष्म जो पौधे होते हैं, पानी के जलीय पौधे होते हैं, काई। ओके, आगे देख लिए, आपको यहाँ पर बताया गया है कि वास्तव में ये कोई भी सूक्ष्म पौधे हैं जो पानी में ही उगते हैं। काई के बारे में बताया गया है, वहाँ जाकर आप लेंस में देखिए अपने माइक्रोस्कोप में, तो आपको छोटे छोटे पौधे दिखेंगे, क्योंकि वास्तव में ये सूक्ष्म पौधे होते हैं जो काई होती है वो। अब यहाँ पर आगे देखिए, पता कीजिए कि जल के पौधे जल में क्यों नहीं सड़ते हैं। तो आपने किसी जलाशय में देखा होगा, उसमें कई तरह के पौधे उगे होते हैं। इनमें से कुछ पौधे पानी में डूबे रहते हैं, कुछ पौधे पानी में आधे डूबे रहते हैं, लेकिन पत्तियां पानी पर तैरती रहती हैं। कुछ पौधे बहते पानी में भी उगते हैं तो कुछ रुके हुए पानी में भी उगते हैं। आगे है, चर्चा करनी है बच्चों को, आपके काम की नहीं है कि बहते जल की पत्तियां रिबन के समान क्यों और पतली क्यों होती हैं। तालाब में कौन सा जलीय पौधा है बताइए। तालाब कुंभी अगर ढक ले पूरे पानी को तो क्या होगा? तो ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, नीचे जो जलीय जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे। ऐसे ही जल कुंभी पूरे मतलब क्या कठिनाई होती है, अगर जल कुंभी पूरे तालाब को ढक ले तो वही बात है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मृत हो जाएंगे। छोटी सी जनरल सी बातें बताई गई हैं। तो आप समझ गए होंगे कि तालाब, झीलों, आंधी में बिना उगाए ही फैलने वाला जल कुंभी बहुत तेजी से फैलकर पूरे तालाब को ढक देता है। इसे समय समय पर हटाना पड़ता है। ओके, इम्पोर्टेंट नहीं है चैप्टर, कोई ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, जस्ट आपकी जानकारी के लिए ये चैप्टर इसमें ऐड किया गया है बच्चों के। इस चैप्टर से अपन ने क्या सीखा कि जलीय पौधे जल में रहते हैं, जलीय जीव जंतु जल में ही श्वास लेते हैं, जलीय जीव जंतु व पौधों की कुछ शारीरिक विशेषताओं के कारण ही वे जल में रह पाते हैं। इन विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। कोई इंपॉर्टेंट नहीं था ये वाला चैप्टर, जस्ट जानकारी के लिए था। यहाँ पर अपनी जो क्लास 5th की जो RBSC की बुक है वो खत्म होती है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन ने पर्यावरण अध्ययन का जो कक्षा 5 का भाग पहला था वो अपन ने पूरा कर लिया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।